आज हम लोग FST 7 पेपर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो आप क्वेश्चन नंबर 51। तो रिएक्शन क्या दिया हुआ है, इन्होंने डिफरेंट रिएक्शन दिए हुए हैं और बेस्ड ऑन जो ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है ये आइसोटॉपिक इफेक्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोग इनसाइड क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, थोड़ा सा आइडिया लेते चलते हैं कि आइसोटॉपिक इफेक्ट होता क्या है। तो होगा क्या कि जब मान लो रिएक्शन आप ऑब्जर्व करो और उस रिएक्शन के दौरान अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कब ब्रेक हो रहा हो, जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उस केस में ब्रेक हो रहा हो जो स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप हो, यानी कि आरडीएस स्टेप हो, तब इन दैट केस आइसोटॉपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अब जो है कार्बन होता क्या आइसोटॉपिक इफेक्ट में कि अगर मैं इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड से रिप्लेस कर दूं तो होगा क्या कि आपको पता है कि जो है कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, द रेट इज गोइंग टू डिक्रीज। इफ द रेट इज गोइंग टू डिक्रीज द बिकॉज अगर स्लोएस्ट इफेक्ट में ये रेट हम लोग कर दिए तो और ये ज्यादा रेट कम हो जाएगा। तो यही हम लोग को देखने को मिलता है आइसोटॉपिक इफेक्ट में। तो वन बाय वन रिएक्शन कंसीडर करते चलते हैं और देखते हैं कि इन दैट केस जो आइसोटॉपिक इफेक्ट है वो ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि नहीं। तो पहला रिएक्शन देखो, नो डाउट ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या यूज किया इन्होंने, अल्कोहलिक KOH यूज किया हुआ है। अब होता है रिएक्शन कैसे प्रोसीड कैसे करता है, अगर याद हो तो रिएक्शन कराया जाता है अल्कोहलिक KOH एक बेस की तरह काम करता है और जो अल्फा हाइड्रोजन होता है इसके रिस्पेक्ट में उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहां में भी कुछ ऐसे होगा, पहला स्टेप होगा कि ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, या तो ड्यूटेरियम आयन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है या प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अब इसी का रेट पे इफेक्ट भी पड़ता है। तो होगा क्या कि अब इस बात को समझो कि जब पहला जो हम लोग का स्टेप होगा वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, आरडीएस होगा। तो अगर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ब्रेक करना होगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना होगा, अब इसलिए आपको कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही केस हम लोग को देखने को मिलता है। होगा क्या कि बिकॉज ऑफ दिस आइसोटॉपिक इफेक्ट दिखा सकता है और इसमें जो आरडीएस स्टेप है, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस वजह से हम लोग आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब रेट में चेंजेस क्या आएगा रिएक्शन के रेट में, तो होगा क्या कि जो ये R2 होगा आपका फास्टर होगा R1 से। अब देखो इसमें ऑप्शन बिल्कुल दिया है R2 ग्रेटर देन R1, बी ऑप्शन की बात करें। अब ये हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन रिंग का। अगर इसमें फिर से जाएं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के केस में या एरोमेटिक कंपाउंड के केस में, तो जो आरडीएस स्टेप होता था पहला स्टेप जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करता था बेंजीन, जहां पे बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता था। जो सेकेंड स्टेप होता था जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता था वो फास्ट स्टेप होता था। यानी कि इन दैट सिनेरियो आपको आइसोटॉपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ले लो या कार्बन हाइड्रोजन, बिकॉज हम लोग यहाँ पे नाइट्रेशन करा रहे हैं। तो नाइट्रेशन करा रहे हो तो जो है पहले जो नाइट्रोनियम आयन का जो अटैक होगा दैट इज गोइंग टू बी आवर रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यानी इन दैट सिनेरियो आप क्या देखोगे कि R1 डैश इक्वल टू R2 डैश, दोनों का रेट जो है इक्वल होगा। अब बात कर लेते हैं सी ऑप्शन में सल्फोनेशन का है। तो सल्फोनेशन के केस में मैंने मेंशन किया होगा, अगर आपको याद होगा कि ये मॉडरेट आइसोटॉपिक इफेक्ट दिखाता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो सल्फोनेशन होता है वो रिवर्सिबल इन द नेचर होता है। मींस इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, मान लो आप एक इंटरमीडिएट के थ्रू गए और फिर से ये इंटरमीडिएट फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ऑलमोस्ट ये इक्वल होता है। ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं बट ऑलमोस्ट इक्वल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें भी मॉडरेट आइसोटॉपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब मॉडरेट आइसोटॉपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा तो क्या होगा, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि यहां पे तो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना इजी नहीं होगा। यानी कि आपका R2 डैश विल बी ग्रेटर देन R1 डैश, बिल्कुल ये आपका करेक्ट होगा। देखो आप ऑप्शन में दिया हुआ है बिल्कुल R2 डैश इज ग्रेटर देन R1 डैश, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। डी की बात कर लेते हैं, CD4 ये हम लोग का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। यहां पे भी जो इनिशिएशन इफेक्ट होता था क्या होता था, तो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड हम लोग ब्रेक करेंगे तभी आगे रिएक्शन प्रोसीड किया जाएगा। क्या होगा कि क्लोरीन जो कि इजीली इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये जो स्टेप कहलाता है हम लोग का आरडीएस स्टेप होगा। तो यहाँ पे भी सेम इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। होगा क्या कि इसका जो रेट होगा वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ आइसोटॉपिक इफेक्ट। कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होगा। तो जो है ओवरऑल रिजल्ट क्या जो है मेंशन कर सकते हो कि वंस अगेन R2 ट्रिपल डैश विल बी ग्रेटर देन R1 ट्रिपल डैश। तो यानी कि आप देख लो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो जो है अब अगर 51 की बात करें तो A ऑप्शन विल बी करेक्ट, C ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड D ऑप्शन विल बी करेक्ट। दिस ऑल थ्री ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो देखो तो ये फिनॉल का रिएक्शन है, वेल फेमस रिएक्शन है, दैट इज रीमन-टीमन रिएक्शन। और देखा होगा कि इसमें जो है आपका सैलिसिलाल्डिहाइड एज प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। एक अर्थोसैलिसिलाल्डिहाइड और पैरासैलिसिलाल्डिहाइड दोनों प्रोडक्ट बन के आते हैं। अर्थो स्लाइटली मेजर प्रोडक्ट होगा कंपेयर टू पैरासैलिसिलाल्डिहाइड।
तो यहाँ पे देखो तो जो है क्या इन्होंने मेंशन किया है कि जो प्रोडक्ट बन के आया हुआ है आपका, एक तो अर्थो आ जाएगा जो कि बोला है मेजर, तो ये हो गया हम लोग का एक्स आई थिंक मेंशन किया हुआ है, दिस इज आवर मेजर। और दूसरा क्या है, इसमें पैरा बन के आएगा जिसमें आप कंसीडर कर सकते हो किस तरीके से OH और यहाँ पे CH, दिस इज गोइंग टू बी आवर मॉलिक्यूल Y। अब इसमें आपको जो है कुछ प्रॉपर्टीज x और y में कंपेयर करना है। पहला क्या प्रॉपर्टी दिया है, ये ऑप्शन में वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ y इज ग्रेटर देन x, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखो आप, तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा इसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया होगा, लेकिन जहां तक ये बात करें ये जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व है। और जब ये इन्वॉल्व नहीं है तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, वाटर के साथ इजीली बॉन्ड बना सकता है। अगर वाटर के साथ इजीली बॉन्ड बना सकता है तो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होगी ऑब्वियसली y की ज्यादा होगी। अगर बात करें तो ए आंसर इज करेक्ट। बी की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ y इज ग्रेटर देन x। वन सेकंड, सेम कहानी है कि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, अगर मैं इसमें मेंशन कर दूं ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और इसकी बात कर ले हम लोग तो ये इन्वॉल्व है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब वन सेकेंड फिर कहानी बी के लिए भी वहीं पे आकर रुकती है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ y इज ग्रेटर देन x। जब ये इंटर में इन्वॉल्व है, ये इंटर में इन्वॉल्व होगा, ऑब्वियसली जो है मॉलिक्यूल से एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे y के केस में कंपेयर टू x, तो y का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा x से। देन बात कर लेते हैं ऑप्शन सी का, क्या दिया हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ y इज ग्रेटर देन x। वंस अगेन अब इसके लिए क्या देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट देखा जाता है कि जो पैकिंग है क्रिस्टल में, इसकी जो पैकिंग होगी किस तरीके से पैकिंग होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली जो अगर ये पैरा ओरिएंटेड है तो ये इफिशिएंट पैकिंग होगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं इसके अर्थों से तो ये भी आंसर करेक्ट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ y इज ग्रेटर देन x। देन जो है ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, डी में क्या दिया है, x इज मोर वोलेटाइल देन y। बिल्कुल, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये इजीली वेपराइज हो सकता है, यानी कि मोर वोलेटाइल है कंपेयर टू y। यानी कि अगर आप ले सकते हो 52 में कौन सा आंसर कंसीडर कर सकते हो तो जो है ऑल फोर A, B, C एंड D, ऑल फोर आंसर विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 53 आप देखो, बोला है कंपाउंड X जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है क्या इन्होंने, C4H8O। ड्यू आप निकाल सकते हो, आई थिंक जो है ड्यू इसका 1 आएगा, ठीक है, ड्यू इक्वल टू 1। अब जो है बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया है, बोला गया है कि डीकलराइज बेयर्स रिएजेंट, डीकलराइज बेयर्स रिएजेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, क्योंकि ड्यू B1 है तो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, यही बताता है। पेयर्स रिएजेंट टेस्ट हम लोग अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए करते हैं। दैट अब जो है आगे देखते हैं, इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, यानी कि जो है अगर कंसीडर किया जाए कि ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है किस फॉर्म में, या तो अल्कोहल के फॉर्म में हो सकता है या ईथर के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है, इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो अल्कोहल के साथ नहीं पॉसिबल है, ईथर हाइड्रोलिसिस में जा सकता है। Hydrolysis with dilute H2SO4 and produce Y and Z. Both Y and Z give iodoform test. Only Y gives Tollens reagent test. यानी कि एक इसमें से एल्डिहाइड ग्रुप होगा और एक इसमें से आपका हो सकता है अल्कोहल ग्रुप होगा, बिकॉज दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं और एक टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे रहा है। ये तभी पॉसिबल है कि इसमें से एक एल्डिहाइड हो और एक अल्कोहल। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या कंसीडर किया जा सकता है, मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये तो है ही, आइडिया है आपको। देन जो है 2 कार्बन इधर हो गया और कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ये एक जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से देखते हैं। अगर पॉसिबल हुआ जो है सभी प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है तो इन दैट केस इसको करेक्ट किया जा सकता है। बोला गया है डीकलराइज बेयर्स रिएजेंट बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड, ये इसको डीकलराइज कर सकता है कोल्ड डाइल्यूट एल्कालिन केमिनोफोर, जो कि बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट। अब इसको जो है हाइड्रोलिसिस हम लोग करें अगर डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, अगर याद हो तो ये क्या बनाएगा आपका, ये बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इनॉल, ये ध्यान रखना, और साथ में ये अल्कोहल बना लेगा CH3CH2OH। नो डाउट अगर आप देखो तो ये तो जो है हम लोग का एथेनॉल हो गया, और एथेनॉल जो है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन यहाँ क्या है, ये हम लोग का इनॉल है। इनॉल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और थ्रू टॉटोमरीज अगर आपको याद हो, थ्रू टॉटोमरीज ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से कीटो फॉर्म आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे आपको दिखेगा CH3। अब ये भी तो मिथाइल कीटो ही है, तो अगर मिथाइल कीटो या एसिटाल्डिहाइड है तो ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है।
पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब इसमें से इन्होंने क्या बोला है कि बोथ Y एंड Z गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ओनली Y गिव्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, यानी कि आपका Y ये हो जाएगा और Z आपका ये हो जाएगा इथेनॉल। अब आते हैं आपके ऑप्शन पे वन बाय वन। क्या दिया हुआ है ऑप्शन वन में, जब हम लोग ए जो Y है Y को ट्रीट करते हैं किसके साथ में, तो जो है aqueous NaOH 10%, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, बिकॉज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अगर ए ऑप्शन की बात करें तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आप ड्रॉ कर सकते हो। CH3CH ये बनाना मैंने सिखाया पहले भी, बहुत इजीली आप बना सकते हो। CH2CH C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से आपका H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन, CH3CH डबल बॉन्ड CH COH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हो क्लियरली आपका ए करेक्ट है। बी की बात कर लेते हैं। बी में क्या बोला है, pyridine क्लोरोक्रोमेट पीसीसी के साथ ट्रीट किया गया है जेड को। तो अगर पीसीसी के साथ इसको मैं ट्रीट करता हूं जेड को, क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा और यहां से इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड, जो कि हम लोग का वाई है, यानी कि बी आंसर इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका बी हो गया। सी की बात कर लेते हैं। सी में क्या बोला है, एक्स जब हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो जो कंपाउंड हम लोग का एक्स ए है, इसको आपने ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो आप जो है डबल बॉन्ड के अलावा ब्रोमीन जाकर जुड़ेगा, प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, ब्रोमीन कुछ इस तरीके से आ गया, यानी कि अगर आप देखो तो जो है सी आंसर इज आल्सो करेक्ट। डी की बात कर लेते हैं। तो डी में क्या बोला है कि X जो हम लोग का कंपाउंड क्या है, X अगर देखो तो ये हम लोग करा X, इसको जब हम लोग इसको ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, इसमें हम लोगों ने इसका ओजोनोलिसिस करा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ये बॉन्ड क्लीव होगा, तो यहाँ पे एक आ जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड, नो डाउट। यहाँ से अगर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए, दूसरा क्या होगा, दूसरा भी अगर आप ड्रॉ करते हो तो एक बार देख लो, CH3CH2 ऑक्सीजन और साथ में ये C डबल बॉन्ड OH, ये आपका आ जाएगा। तो जो है क्या इन्होंने बोला है कि Y बना हुआ है, साथ में Y क्या हम लोग का Y नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग का फॉर्मल्डिहाइड है, Y क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। नो डाउट एस्टर तो प्रोडक्ट बना हुआ है, बट Y एज अ हम लोग का Y एसिटाल्डिहाइड नहीं बन के आया, यानी कि डी आंसर इज इनकरेक्ट। तो हमारे इस केस में 53 में क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियरली आप इसमें A साथ में B एंड C आंसर के साथ जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 54 आपको जो है जीओसी से एक आसान प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो वन बाय वन केसेस कंसीडर करो। मिक्स किया हुआ है इन्होंने डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ और यहाँ पे स्टेबिलिटी को। तो ये डिफरेंट जो एप्लीकेशन पार्ट होते हैं जीओसी का, उससे जो है जीओसी सेकंड से आप बोल दो, उससे कंसीडर किया गया। अब देखो इसमें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर का जो बॉन्ड लेंथ है उसका ऑर्डर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है 3 + 3 + 3 6 ये हो गया टोटल आपका 12 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब होगा क्या कि बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर याद हो हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या था कि ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करता था और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करता था। अब जिस मॉलिक्यूल के अंदर जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, उतना ही वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। तो यहाँ पे आपका 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे बात किया जाए तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें बात किया जाए 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें बात किया जाए तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी ऑब्वियसली है कि इस केस में जो है बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन आप बोल दो डीलोकलाइज्ड है और यहाँ पे ये लोकलाइज्ड है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है, ये आंसर इज करेक्ट। बी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको फिनॉल के नाइट्रोफिनॉल दिया है, फ्लोरोफिनॉल दिया है और क्लोरोफिनॉल दिया हुआ है। इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि के का ऑर्डर बोला है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मेंशन किया हुआ है, इसका पूछा हुआ है। नो डाउट नाइट्रो स्ट्रॉन्ग -M एज वेल एज द -I ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इसका करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड बन के आएगा उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। तो यही केस हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप -I ग्रुप होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ये नो डाउट ये सबसे ज्यादा एसिड होगा। लेकिन अब बात करें फ्लोरो और क्लोरो में, यहाँ लोग जो है थोड़ा सा गलती कर सकते हैं। जनरली ये बोल सकते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है और इस वजह से इसको ज्यादा होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम लोग ये बोल जाते हैं कि फ्लोरीन तो जो है +M इफेक्ट भी दिखा रहा है, क्लोरीन भी +M इफेक्ट दिखा रहा है और फ्लोरीन का जो +M इफेक्ट है स्लाइटली ज्यादा है क्लोरीन के +M इफेक्ट से। नो डाउट इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा होगा,
लेकिन एट द सेम टाइम मेसमरिक इफेक्ट भी जो है ज्यादा है तो कंपेयर टू क्लोरीन। तो नेट जो रिजल्टेंट आता है मतलब प्लस एम इफेक्ट कंसीडर कर लो और माइनस आई इफेक्ट, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा फ्लोरीन का डोमिनेट करे जो है क्लोरीन का डोमिनेट करेगा ओवर द फ्लोरीन। मतलब अगर माइनस आई इफेक्ट की मैं बात करूं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर की बात करूं तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है कंपेयर टू फ्लोरीन, यानी कि जो क्लोरो वाला पार्ट होगा फ्लोरो से ज्यादा बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, यानी कि बी आंसर आपका इनकरेक्ट है। सी की बात कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का इन्होंने ऑर्डर पूछा हुआ है डिफरेंट नाइट्रोजन के केस में। अगर आप देखो तो ये जो नाइट्रोजन है फोर्थ पे, यहां से इस लोन पेयर से क्या होगा प्लस एम इफेक्ट, ये नाइट्रोजन इस पे दिखाएगा जिसकी वजह से ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। एट द सेम टाइम आप ये बोल सकते हो कि जो इसका कॉन्जुगेट एसिड बन के आएगा वो स्टेबलाइज किया जाएगा थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट। तो नो डाउट फोर्थ इज गोइंग टू बी द मोर बेसिक इन द नेचर, और के भी हम लोग का क्या दिखाता है बेसिक स्ट्रेंथ ही दिखाता है। तो फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद इन्होंने फर्स्ट फॉलो किया है तो सही है, क्योंकि यहाँ पे तो ये लोकलाइज्ड रहेगा। अदर के केस में देखो तो ये डीलोकलाइज है, यहाँ पे भी ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है, ये भी यहाँ पे रेजोनेंस में है। तो 4 के बाद फॉलो करेगा 1। 3 और 2 में कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो 2 में क्या है, ये पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है, ये लोन पेयर एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है जिसकी वजह से और ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, यानी सेकंड इज गोइंग टू बी द लीस्ट बेसिक, जो कि हम लोग का ऑप्शन में मेंशन किया है, यानी कि सी इज आल्सो करेक्ट। डी की बात कर लेते हैं। डी में क्या है कि इन्होंने रेडिकल मेंशन किया हुआ है और इस रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी है। चेक कर लो आप, ये रेडिकल है इसके साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में नॉट ओनली डबल बॉन्ड एज वेल एज द फिनाइल आल्सो गोइंग टू सपोर्ट द रेजोनेंस एंड स्टेबलाइज गोइंग टू स्टेबलाइज दिस फ्री रेडिकल, यानी दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल इन दैट सिनेरियो। देखिए यहां पे बात कर लिया जाए, ये फिनाइल इसके साथ रेजोनेंस में नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो स्लाइटली इससे लेस स्टेबल होगा बट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ऐसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर जहां तक इसकी बात करो आप, यहाँ में कोई भी आपको रेजोनेंस इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जब रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली इससे तो ये लेस स्टेबल होगा, तो यानी कि जो है डीवी हम लोग का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो जो है ये आप लोग अगर कंसीडर करो 54 के लिए तो आपका ए आंसर, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, दिस 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 आपका पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये कुछ पॉलीमर मेंशन किया हुआ है और इसके जो मोनोमर्स होते हैं उस कंपाउंड या उस मॉलिक्यूल को इन्होंने मेंशन किया हुआ है और करेक्ट मैचिंग देखना है कि केस केस में करेक्ट है। अब टेफ्लॉन की बात करें, टेफ्लॉन में क्या दिया हुआ है, विनाइल फ्लोराइड। नहीं, यहाँ पे विनाइल फ्लोराइड नहीं यूज किया जाता है, यहाँ पे हम लोग जो है यूज करते हैं टेट्राफ्लोरोइथाइल, ये हम लोग यूज करते हैं और इसमें पॉलीमराइजेशन होता है, तब हम लोग को टेफ्लॉन एज अ पॉलीमर मिलता है। देन अब बात करें नेचुरल पॉलीमर का, रबर की बात करें तो नेचुरल रबर के लिए क्लोरोप्रीन मेंशन किया हुआ है, क्लोरोप्रीन नहीं होता है। यहाँ पे इसके लिए यूज किया जाता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ये हम लोग का आइसोप्रीन, ये एज ए यूज किया जाता है टू प्रिपेयर नेचुरल रबर, आइसोप्रीन का यूज किया जाता है। यानी आपका आंसर ए भी गलत है और बी भी गलत है। सी की बात कर लेते हैं। बेकेलाइट, बेकेलाइट आपको पता है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जो है ये पॉलीमर है, तो बिल्कुल सी आंसर इज करेक्ट। डी की बात कर लेते हैं। डी में क्या दिया है, नाइलॉन 6 और एडीपी एसिड, नाइलॉन 6 इसका है एडीपी एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइओइक एसिड, सही है करेक्ट आपका है, क्योंकि जो है एडीपी एसिड क्या हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, यहाँ पे ये रहा आपका एडीपी एसिड विद 6 कार्बन एटम के साथ, इसीलिए इसको नाइलॉन 6 बोला गया। हेक्सामिथाइलिन में भी 6 कार्बन, तो जो है आपका एडबिक हो गया और हेक्सामिथाइलिन अमीन है, ये मिथाइलिन अमीन हम लोग डायमीन है, ये सॉरी डायमीन कंसीडर करते हैं। तो ये किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस तरीके से होगा। इनके बीच में हम लोग जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम लोग इसमें पॉलीमराइजेशन देखते हैं, तो यानी कि डी आंसर इज आल्सो करेक्ट। तो इस केस में 55 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरली आपका सी एंड डी आंसर विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो 59 क्वेश्चन देखो आप, इसमें जो है 2 स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये मेंशन किया हुआ है D2 डीऑक्सी, D2 मींस जो है सेकेंड कार्बन पे डीऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है, और ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने D3 यानी कि थर्ड कार्बन पे डीऑक्सी ग्लूकोज हाइड्रोजन, मतलब आपने जो है वहां से OH ग्रुप रिमूव किया हुआ है, डीऑक्सी ग्लूकोज। अब इन्होंने क्या बोला है कि दोनों को हम लोग जो है रिएक्शन करा रहे हैं फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन। बोला गया है कि हाउ मेनी या टोटल सम ऑफ मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज्ड विद ए, इस हमारा कंपाउंड ए कितना यूज करेगा फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को और बी कितने यूज किए जाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, अगर ये सिंपली मेमोरी बेस्ड होता था कि जब हम लोग
ग्लूकोज ले लें या फ्रक्टोज ले लें, तो होता क्या था कि इसमें तो रिएक्शन होता था, लेकिन इसके साथ साथ में इसके लॉन्ग भी रिएक्शन होता था, और वो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में डिस्कस किया होगा कि किस तरीके से टॉटोमरीज में जाता था और फिर से ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता था। वहां मैंने क्लियरली मेंशन किया था आपको कि जब ऐसे रिएक्शंस हो गए जहां पे कि ये जो कार्बन होता है जो बेसिकली एपीमर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है एपीमर्स शो करने के लिए, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा वो भी इन्वॉल्व रहेगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे जो कंज्यूम होंगे वो कंज्यूम होंगे 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे। वन आप मैग्नीज के थ्रू वो कर जाना, इसको समझो आप। इसमें क्या केस है कि यहाँ पे इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इस केस में क्या देखने को मिलेगा कि एक ही फिनाइल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, यानी कुछ प्रोडक्ट आपको ऐसे देखने को मिलेगा C++O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपका होगा NH और यहाँ पे आपका कुछ चेंजेस नहीं होगा, HOH HOH ठीक है। तो यानी कि इस केस में आप पूछे कि आपका जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने कंज्यूम होंगे फिनाइल हाइड्रोजन के, इस केस में 1 होंगे, लेकिन हमसे क्या पूछा है टोटल सम, तो टोटल नंबर अगर सम किया जाए ए और बी के लिए तो टोटल कितना हो जाएगा 4, यानी कि इस केस में आपका 4 विल बी करेक्ट है। देखो आप, तो ये अमीनो एसिड से प्रॉब्लम पूछा हुआ है, एक अच्छा प्रॉब्लम है, और इसमें इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी अमीनो एसिड गिवन अमीनो एसिड विल बी नेगेटिवली चार्ज एट pH इक्वल टू 7। तो थोड़ा सा आइडिया देखते चलते हैं, और थोड़ा सा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे भी थोड़ा हम लोग डिस्कशन रख देंगे, थोड़ा टाइम लेगा बट थोड़ा एक क्लियर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करो आप pH को जो है रिप्रेजेंट कर दो एक स्केल पे, जैसे मैं इसको कंसीडर क्या कर सकता हूँ, ये pH 2.35 और यहाँ पे 9.87। अब केस इस तरीके से समझो, ये pK इसका हो गया और ये pK इसका हो गया। अगर pH लेस देन 2.35 होगा तो इन दैट केस क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि सभी के सभी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे, तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, ये तो एसिड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे नेट चार्ज आपको क्या देखने को मिलेगा +1, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जब बात करूं मैं 2.35 से 9.87 के बीच में, तो अब क्या हुआ कि pH इंक्रीज कर गया, तो ये क्या हो जाएगा डीप्रोटोनेट हो जाएगा, ये अभी भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा। नेट चार्ज इस पे क्या होगा, तो नेट चार्ज इस पे आ जाएगा 0, और यही रीजन हम लोग यूज करते हैं जिस पे की बोलते हैं कि ज्यूटर आयन फॉर्म में इस नेट चार्ज मॉलिक्यूल पे 0 है अमीनो एसिड मॉलिक्यूल पे, तो उसको हम लोग जो है कंसीडर करते हैं, और इन्हीं दोनों वैल्यू का जब एवरेज कंसीडर किया जाता है तो हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे नेट चार्ज 0 हो गया। अब बात कर लेते हैं कि 9.87 से अगर pH ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इस केस में, ये भी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में हो जाएगा और ये भी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में, या नेट चार्ज -1। तो देख सकते हो बाय 1 यूनिट ये डिक्रीज होते जा रहा है। तो जो है पूछा क्या है कि pH इक्वल टू 7 पे इसका रेंज pH इक्वल टू 7 पे किस तरीके से ये होगा, तो देख सकते हो कि 0 आ रहा है, pH 7 की बात करें तो इसमें लाइज करेगा, 0 हो रहा है तो यानी कि नेट चार्ज इस पे क्या होगा 0 होगा, यानी कि ये आंसर नहीं आ सकता है। देन इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात कर ले, तो यहां भी केस आप समझो कि 2.18 आ गया, देन 8.95 आ गया, और यहां पे 10.53 हो गया। अब ये केस समझो कि pH 2.18 से लेस होगा तो क्या होगा, ये आपका प्रोटोनेटेड फॉर्म में, ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में, ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में, यानी कि नेट कितना चार्ज होगा, यहां पे +2 चार्ज होगा। 2.18 से 8.95 के बीच में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा डीप्रोटोनेट, ये भी प्रोटोनेटेड, तो +2 और -1 कितना आ जाएगा ये आपका, तो ये +1 आ गया। तो 8.95 से अगर ज्यादा होता है pH, इसके रेंज में लाइज करेगा, तब क्या होगा, तो इस केस में आप समझो कि ये अब डीप्रोटोनेट हो जाएगा, जो जिसका pH 8.95 है, pK 8.95 है, तो ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा। अब केस समझो कि यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0। यही रीजन यूज किया जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। अब बात करते हैं कि 10.53 से ज्यादा होगा तब क्या हो जाएगा आपका, तो ये भी डीप्रोटोनेट हो जाएगा, ये भी डीप्रोटोनेट हो जाएगा, ये भी डीप्रोटोनेट हो जाएगा, यानी नेट चार्ज -1, ये भी 1 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है। तो 7 कहां पे लाइज करेगा, 7 यहाँ पे लाइज करेगा, इस रीजन में लाइज करेगा, +1 चार्ज है, यानी कि ये भी हम लोग का आंसर नहीं हो सकता है। देन बात करते हैं 16 का। 16 के केस में क्या है 2.05, देन आपका 8 है और 10.25। अब देखो pH लेस देन 2.05 होगा, तो यानी कि H+ ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा, यानी कि यहाँ पे इसको +1 चार्ज मिल जाएगा। देन जैसे ही 2.05 से ज्यादा होगा ये डीप्रोटोनेट फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि pH यहाँ पे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा, 0 चार्ज उस पे रहेगा। देन अगर pH 8 से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा। ये जैसे ही डीप्रोटोनेट होगा नेगेटिव चार्ज आएगा,
ये ऑलरेडी इस पे जो है निगेटिव चार्ज है, इसको कंसीडर कर ही रहे हैं, ये अभी भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। नेट चार्ज क्या देखोगे आप कि निगेटिव निगेटिव, दो निगेटिव और एक पॉजिटिव -1 चार्ज। लेकिन अगर लास्ट 10.25 से बात करूं तो ये भी डीप्रोटोनेट हो जाएगा, यहाँ पे इसको -2 चार्ज मिल जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि pH = 7 पे इस पे चार्ज कितना होगा, तो 7 कहां पे लाइज कर रहा है, इस रीजन पे, तो यहाँ पे तो चार्ज 0 है, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ग्लूटामिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2.1 यहाँ पे आ गया, देन 4.07 एंड देन 9.47। अब इस केस में देखो आप कि pH 2.1 से लेस होगा, यानी H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, यानी कि +1 चार्ज होगा। 2.1 से 4.07 के बीच में क्या होगा, ये वाला डीप्रोटोनेट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये तो जो है डीप्रोटोनेट हो गया, ये अभी भी प्रोटोनेट चार्ज कितना हो जाएगा, प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड, या नेट चार्ज 0 हो जाएगा। यहां पे बात कर लो 4.07 और 9.47 के रेंज में क्या हो जाएगा कि अब ये भी डीप्रोटोनेट हो जाएगा। जैसे ही डीप्रोटोनेट हो गया तो -1 और +1 यानी कि -1 चार्ज हो जाएगा। 9.47 के बाद क्या हो जाएगा, ये भी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में हो जाएगा, ये भी डीप्रोटोनेटेड, ये भी डीप्रोटोनेटेड, यानी -2 चार्ज। अब यहाँ पे देखोगे जो pH 7 है इस रीजन के बीच में लाइज कर रहा है, यानी कि ये निगेटिवली चार्ज है, ये हम लोग का आंसर हो सकता है ग्लूटामिक एसिड। देन बात करें ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन के केस में देखो 2.35 मैंने ले लिया और जो है 9.78, तो इन दैट केस आल्सो यहाँ पे क्या देखोगे कि ये प्रोटोनेटेड फॉर्म, यानी कि +1 2.35 से 9.87 के बीच में ये 0, और जैसे ही 9.78 से ज्यादा होगा तो इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब 7 किस रीजन में लाइज कर रहा है, इस रीजन में लाइज कर रहा है जहां पे नेट चार्ज इसका 0 है, यानी कि दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। अब इसके केस में देखो तो 2.33 और 9.74। अब केस देखो कि यहां पे क्या होगा कि 2.33 से कम होगा तो इन दैट केस ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में +1, जो है 2.33 से 9.7 के बीच में क्या होगा कि ये जो है डीप्रोटोनेट हो जाएगा, तो -1 और +1 ये 0 चार्ज, और जैसे ही 9.74 से ज्यादा होगा ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, ये भी डीप्रोटोनेटेड या -1। अब देखो आप 7 कहां पे लाइज कर रहा है, इस रीजन में लाइज कर रहा है, 0 चार्ज होगा मॉलिक्यूल पे, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। देन बात करते हैं ये एस्पार्टिक एसिड का, इस केस में भी आपको जो है देखने को मिलेगा 2.1, देन 3.86 और 9.82। भाई सेम कॉन्सेप्ट, 2.1 से नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा कि ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, यानी कि +1 चार्ज। देन 2.1 से 3.86 के बीच में क्या हो जाएगा, ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा, ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में, यानी कि नेट चार्ज आप क्या देखोगे, इस पे 0 देखोगे। देन 3.86 से 7.82 के बीच का बात करूं तो क्या हो जाएगा कि ये भी अब डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा, तो -1 और +1, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -1। अब 9.82 से अगर pH ज्यादा हो जाता है तो सभी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे, तो इस पे तो 0 रहेगा नो डाउट, इस पे -1, इस पे -1, यानी कि नेट चार्ज -2। अब देखो pH 7 पे पूछा हुआ है, तो pH 7 पे क्या होगा, ये जो है इस रीजन में लाइज कर रहा है -1, यानी कि एस्पार्टिक एसिड आल्सो विल बी आवर आंसर। देन इसकी बात कर लेते हैं, इसको भी स्केल पे मैं जो है रिप्रेजेंट कर देता हूं, 2.01, 9.04 और जो है 12.48। अब देखो इस केस में 2.01 से लेस में क्या होगा, सभी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे, तो यहाँ पे ये वाला प्रोटोनेट होगा, यहाँ पे ये प्रोटोनेट हुआ होगा, यानी कि नेट चार्ज आपका इस केस में क्या आ जाएगा, +2। देन बात करते हैं कि जैसे ही 2.01 से pH ज्यादा हो जाएगा ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा, नेट चार्ज कितना आ जाएगा, +1। देन 9.04 से जैसे ज्यादा किया जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा, तो यानी कि नेट चार्ज इस पे कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि 12.48 से ज्यादा होगा तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, फिर जो है सभी डीप्रोटोनेट हो जाएंगे और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, -1। अब इसको इन दोनों वैल्यूज को आप यूज करोगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। अब क्वेश्चन तो यही पूछा था कि pH = 7 पे क्या होगा, pH = 7 यहाँ पे लाइज कर रहा है और इस पे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना आएगा, +1। तो देख सकते हो कि कौन कौन सा हमारे इस केस में आंसर हो सकता है। तो पहला तो हम लोग का इस केस में ग्लूटामिक एसिड आया हुआ है जहां पे निगेटिव चार्ज है, और दूसरा हम लोग का एस्पार्टिक एसिड आया हुआ है। तो क्लियरली इस केस में हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2 विल बी करेक्ट आंसर।